very difficult to speak. Director ABP Network, Shri Dhruva Mukherjee, CEO ABP Network, Shri Sumant Datta, Executive Vice President ABP News, Shri Rajnish Ahuja, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं एबीपी नेटवर्क को बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है जो हमारी राष्ट्रीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। आजाद भारत अपनी विकास यात्रा के 78 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस दौरान भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश में आया है वह है हमारे देश के नागरिकों में राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय संकल्प की मजबूती। आज भारत हर परिस्थिति में अपने संकल्प पर कायम रहता है और दुनिया की कोई ताकत उसे डिगा नहीं सकती है। आज ऐसी स्थिति देश में बन चुकी है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम की जो थीम आपने रखी है वह है इंडिया अनशेकन, द ग्रिट ऑफ द नेशन। मैं मानता हूं कि यह सिर्फ एक कार्यक्रम की थीम नहीं है, यह एक राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति है जो आज हमारे देश की एक पहचान बन चुकी है। साथियों, भारत डाइवर्सिटीज की कंट्री है, विविधताओं का यह देश है जहां हर मजहब, जाति, संप्रदाय और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ शांतिपूर्वक रहने में विश्वास रखते हैं। यह डाइवर्सिटी हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। इन तमाम विविधताओं के बीच एक ऐसी पहचान है जो हम सभी को जोड़ती है और वह है हमारी संस्कृति और भारतीय होने का भाव जो हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पहचान है। साथियों, भारत की आज़ादी की लड़ाई में समाज के हर वर्ग का योगदान रहा है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी का आंदोलन किसी एक वर्ग, जाति, समुदाय अथवा किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के संघर्ष का यह परिणाम नहीं था। एक ऐसा जन आंदोलन था जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों की पूरी और सक्रिय भागीदारी रही है। वर्षों तक चले आज़ादी के इस संघर्ष में हमें गुजरात में जन्मे महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह की यहाँ प्रेरणा मिली, तो वहीं महाराष्ट्र में जन्मे लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में सांस्कृतिक नव जागरण के माध्यम से लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित किया। आज़ादी के आंदोलन में जहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, वहीं सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे नौजवानों ने क्रांति का बिगुल भी फूंका। साथियों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में विश्व इतिहास का मैं मानता हूं कि एक अनूठा अध्याय है, क्योंकि यह केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक नैतिक और वैचारिक यह संघर्ष था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसकी बुनियाद में अदम्य साहस, अटूट संकल्प और आत्मबल का एक भाव था। कई बार लोग यह सोचते हैं कि आखिर भारत ने क्यों नहीं अंग्रेजों को किसी युद्ध में हराकर आज़ादी हासिल करने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि यह करना भारत के लिए असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत उस समय मुश्किल था। आज़ादी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में हमने देख लिया था कि आज़ादी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति बहुत कामयाब नहीं होने वाली थी। इसकी एक बड़ी वजह थी कि अंग्रेजों को युद्ध लड़ने का व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तर पर एक अच्छा अनुभव था।
मगर अहिंसा और असहयोग जैसे शांतिपूर्ण तरीकों से लड़ना उन्हें नहीं आता था। यही हमारे बापू की सबसे बड़ी सफलता थी, सबसे बड़ी कामयाबी थी। साथियों, उस समय तमाम चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद करीब 40 करोड़ भारतवासियों ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया, और वे लोग हमारे ही पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज तो हम 140 करोड़ से अधिक हैं। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं और अधिक 40 करोड़ आज़ादी के सपने को पूरा कर सकते हैं, तो कौन सी चुनौती है जिसका सामना नहीं किया जा सकता? वह कौन सा सपना है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते? साथियों, आज जब हम विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं तो हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम से निरंतर प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि न्यू इंडिया की दिशा में उठाया गया हर कदम तभी सफल होगा जब वह हमारे सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों से निर्देशित हो, और इतना ही नहीं बल्कि उससे इंस्पायर्ड हो, प्रेरित हो। इसलिए हमें यह अपने मन में ठान लेना है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमें प्राप्त करना ही है। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आज़ादी दे सकते हैं, आज़ाद भारत बना सकते हैं, 140 करोड़ भारतवासी अगले 22 वर्षों में विकसित भारत क्यों नहीं बना सकते? साथियों, इस वर्ष हम भारतीय संविधान की 75वीं 75th वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है जब संविधान की भूमिका और महत्व को लेकर संसद से लेकर विश्वविद्यालयों तक में एक राष्ट्रीय बहस भी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कुछ ही महीने पहले जब भारत के संविधान पर भारत की संसद में चर्चा हो रही थी, तो चर्चा की ओपनिंग मैंने स्वयं संसद में की थी। साथियों, जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसका जो प्रेम्बल है वो विशेष रूप से याद किया जाता है, जो हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी सोच और भारत के भविष्य की उनकी कल्पना का सार है। यदि हम प्रस्तावना को पढ़ें तो पाएंगे कि मूल प्रस्तावना में 3 शब्द भारतीय राज्य की मूल पहचान को दर्शाते हैं: सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द ये बाद में जोड़े गए, इसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार, नियमित चुनाव और सशक्त लोकतांत्रिक संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत यह काम करता रहे। रिपब्लिकन इथोस यानी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन भारत की राष्ट्रीय चेतना में हमेशा मौजूद रहा है। और 1950 में जब हमने अपना संविधान अपनाया और पहला राष्ट्रपति जब हमने चुना, तब भारत जाकर एक गणराज्य बना। लेकिन एक सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है, हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि भारत एक सॉवरेन नेशन बना रहे? मुझे लगता है कि इसका उत्तर संविधान की उस पहली पंक्ति में छिपा हुआ है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। जब तक हम यानी भारत के नागरिक अपने भाग्य को गढ़ने की शक्ति अपने हाथों में रखेंगे, और जब तक हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी बाहरी शक्ति को हमारे नेशन बिल्डिंग यानी हमारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा तय करने की अनुमति नहीं देंगे, तब तक हमारे देश की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आएगी। साथियों, कई बार विदेशी शक्तियां भारत की नीतियों को भी बदलने के लिए अवैध और सरासर गलत तरीके अपनाती हैं। भारत पर अनुचित
दबाव भी वह डालने की कोशिश करती हैं कि भारत झुक जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे दबावों के सामने आप सभी जानते हैं वह झुकने वाले नहीं हैं। उनके नेतृत्व में भारत में टैरिफ के मुद्दे पर जैसी बेबाक और स्पष्ट तरीके से अपना नजरिया दुनिया के सामने रखा है वह बेहद सराहनीय है। साथियों, जब हम ये कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मान के साथ जीने का यह भरोसा मिलना चाहिए, तो यह सिर्फ सामाजिक कल्याण की बात नहीं होती, यह हमारी राष्ट्रीय प्रभुता के संकल्प की अभिव्यक्ति भी होती है। भारत द्वारा उठाया गया हर कदम जो देश की शांति और स्थिरता को भंग करने की हर कोशिश के विरुद्ध होता है, वही हमारे इस मूल संकल्प से प्रेरित है कि हम अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी सूरत में कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह किसी सीमा पार से किया गया हमला हो या देश के भीतर डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की आतंकवादी साजिश हो। हमारा जवाब केवल प्रतिक्रिया देना भर नहीं होता है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश होता है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। साथियों, अप्रैल में पहलगाम में हुई आतंकी घटना, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज यहां पर पहलगाम की आतंकी घटना से प्रभावित कुछ परिवार मौजूद हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उस समय के दृश्य की उनको कैसी अनुभूति हुई होगी। जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का और देशवासियों की भावनाओं को भड़काने की मैं मानता हूं कि एक सोची समझी साजिश थी। मैंने तुरंत ही दूसरे दिन ही 23 तारीख को ही अपनी सेना के तीनों सर्विसेज के चीफ्स, सीडीएस और एनएसी की बैठक बुलाई और उनसे आगे के किसी ऑपरेशन के संबंध में मैंने चर्चा की। मुझे अपने सेना के जवानों पर नाज है, अधिकारियों पर नाज है। ये लोग बैठे हुए थे, बैठक में मैं पहुंचा, चेयर पर बैठते ही मैंने पहला सवाल किया था कि अरे आगामी 2, 3, 4 दिनों 10 दिनों के अंदर ही कोई ऑपरेशन करना हो तो आप तैयार हैं? मित्रों, आप भी जानकर गौरवान्वित अपने को महसूस करेंगे, हमारे हर सेना के चीफ ने यही कहा, सर वी आर रेडी। मैंने कहा कल प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होगी। प्रधानमंत्री जी के साथ भी हम लोगों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया, कंप्रोमाइज करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, सवाल ही नहीं था। इधर उधर सोचने की बहुत गुंजाइश भी नहीं थी। क्या होगा, कैसे होगा, इस पर इन डिटेल वहां पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा कि जिस दिन यह घटना हुई, प्रधानमंत्री जी हमारे विदेश में थे। वो अपना दौरा बीच में छोड़कर भारत लौटे और तुरंत मेरे और तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस घटना का जवाब कैसे देना है, इस पर बैठक की और चर्चा भी की। बैठक में क्या क्या तय हुआ यह तो नहीं बताया जा सकता, मगर मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया था कि आतंकवाद को करारा जवाब देना ही होगा और यह हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इसके लिए सेनाओं को खुली छूट दी गई और वे जब चाहें, जैसा चाहें, इस घटना का करारा जवाब दें।
हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई करके दिखाया है और मैं आज यह कह सकता हूं कि पहलगाम से जुड़े आतंकियों और उनके आकाओं को यह स्पष्ट संदेश चला गया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जरूरत पड़ने पर सरहद के इस पार भी और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी जाकर कार्रवाई कर सकेगा। साथियों, यह ऑपरेशन केवल भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हमारी उस अडिग भावना का एक प्रतिबिंब था कि अगर भारत के नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत घेर कर मारेगा, जरूरत पड़ेगी तो घुस कर मारेगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारा हर कदम यह बताता है कि संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान और संविधान से जुड़े शपथ का यह हिस्सा है और उसकी रक्षा हमारा सर्वोच्च दायित्व है। साथियों, किसी भी राष्ट्र की शक्ति सिर्फ उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य क्षमता से परिभाषित नहीं होती है, बल्कि उसके संकल्प से भी परिभाषित होती है। संकल्प इस बात का कि वह अपनी शक्ति का उपयोग विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए करेगा या फिर अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति के लिए करेगा। भारत की सोच प्रारंभ से ही पूरी तरह से स्पष्ट रही है। शक्ति हमारे लिए कभी वर्चस्व स्थापित करने का साधन नहीं रही, बल्कि धर्म, न्याय और शांति की स्थापना का सदैव यह माध्यम रही है। इतिहास गवाह है, भारत ने अपने ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से दुनिया को मार्ग दिखाया है। हमारी परंपरा ने हमें सिखाया कि सत्ता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से संचालित होनी चाहिए। इसीलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन दुनिया को दिया है। द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। यह बताने के लिए कि हमारे सभी में केवल भारतवासी ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता भी शामिल है। जिस संकल्प की बात मैं कर रहा हूं वह सर्वे भवन्तु सुखिनः के मूल मंत्र से प्रेरित है। यही हमारे राष्ट्रीय चरित्र का मूल रहा है और बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यही संकल्प हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की प्रेरणा बना हुआ है। साथियों, चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाई हो जो भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए की गई, या फिर जन कल्याण की वह योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में चलाई गई। हर निर्णय के केंद्र में यही भावना रही है, शक्ति का सही उपयोग वही है जो लोगों का जीवन बेहतर बनाए और राष्ट्र को भीतर से भी ताकतवर बनाए, मजबूत करे। साथियों, एबीपी नेटवर्क के इस कार्यक्रम की थीम पर मैं फिर से आता हूं, जो कहती है इंडिया अनशेकन द ग्रिट ऑफ द नेशन। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारत कभी डगमगाएगा नहीं। भारत में वह संकल्प शक्ति है जो किसी भी चुनौती के आगे हमें झुकने नहीं देती है। भारत के अंदर वह संकल्प शक्ति है जो हमें किसी के आगे झुकने नहीं देती है। हम प्रगति के मार्ग पर चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ते रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। साथियों, हम सबको याद है कि कोविड महामारी के समय क्या हुआ था। उस संकट के शुरुआती दिनों में भारत उस स्तर की महामारी से निपटने के लिए न तकनीकी रूप से तैयार था और न संसाधन के स्तर पर ही तैयार था। उस समय हमारे पास न पीपीई किट था, न वैक्सीन थी, न पर्याप्त हमारे पास वेंटिलेटर्स थे। लेकिन भारत ने उस आपदा को सिर्फ एक संकट के रूप में नहीं देखा, हमने उसे अवसर के रूप में लिया।
हमने खुद को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया और भारत में वेंटिलेटर बनाए, भारत ने मास्क और पीपी किट का उत्पादन किया, रिकॉर्ड समय में वैक्सीन को भी डेवलप किया और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी हम लोगों ने वैक्सीन भेजी। और हम दुनिया के गिने चुने देशों में रहे जिन्होंने स्वदेशी वैक्सीन विकसित की थी। भारत ने 2.5 अरब से अधिक टीके लगाकर यह दिखा दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। साथियों, यह सिर्फ एक स्वास्थ्य का अभियान नहीं था, यह भारत की संकल्प शक्ति, उसकी साइंटिफिक और मॉरल लीडरशिप का एक प्रमाण था। यही है इंडिया अनशेकन, यही है इंडिया अनशेकन। एक ऐसा राष्ट्र जो संकट में भी अवसर खोजता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो संकट में भी अवसर खोजता है, चुनौतियों में भी नेतृत्व करता है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है, न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए। साथियों, यही आत्मनिर्भरता का रास्ता हमने हर क्षेत्र में भी अपनाया है। जहां पहले हम रक्षा उपकरणों के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे, वहीं आज भारत न केवल अपनी जरूरत का हथियार बना रहा है बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आज भारत की सेनाओं के पास केवल इंपोर्टेड वेपन्स नहीं हैं, बल्कि इसी देश में बने मिसाइलें, टैंक और अन्य सिस्टम एवं प्लेटफॉर्म्स भी हैं। अब हमारे देश में INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की भी ताकत है। आपको खुद जानकर सुखद अनुभूति होगी, आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 के कंपैरिजन में लगभग 35 टाइम्स बढ़ गया है। 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट आपको जानकर आश्चर्य होगा 686 करोड़ रुपए था, ओनली 686 करोड़ रुपए था। वह आज 24-25 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ तक पहुंच गया है। करीब 100 कंट्रीज को हमारे देश में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारा यह लक्ष्य है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट मिनिमम 30,000 करोड़ तक पहुंच जाए और 2029 तक 50,000 करोड़ के हम टारगेट को अचीव करके रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। साथियों, हमारे समय में आज 2 परिस्थितियां हैं। एक, हम आज अत्यधिक जुड़ी हुई वैश्विक व्यवस्था में जी रहे हैं। या कोई नहीं कह सकता कि हम इन आइसोलेशन ही हम जिंदा रहेंगे या हम सदैव चलते रहें। और दूसरी, यह समय एक अस्थिरता से जूझ रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में घटी घटना स्वाभाविक है, पूरे विश्व को प्रभावित करती है। ऐसे में हम वैश्विक इंटरडिपेंडेंस की वास्तविकता से भी मुंह नहीं मोड़ सकते। इस संदर्भ में हाल ही में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया गया स्वदेशी का आह्वान मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोई सामान्य आह्वान नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश है कि नया भारत है जो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं झुकेगा और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहेगा। आज वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के माध्यम से हमारी सरकार ने बीते 1 दशक में जो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का जो खाका खींचा है, यह उसी विजन का एक एक्सटेंशन है। यह भारत की रणनीतिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की दिशा में लिया गया एक ठोस संकल्प है, ताकि देश वैश्विक अस्थिरताओं और बाहरी दबावों का सामना आत्मबल और आत्म गौरव के साथ कर सके। साथियों, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है
और यह केवल आकांक्षा नहीं है, यह हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल है। जब इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 2014 में हम 10वें-11वें स्थान पर खड़े थे, अब उस समय भी जब हम विकसित भारत के निर्माण की बात करते थे तो लोग यह कहते थे कैसे संभव है, और आज हमारा भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 4 कंट्रीज में आकर खड़ा हो चुका है। भारत का आर्थिक भविष्य देवियों और सज्जनों उज्जवल है। हमारा लक्ष्य है कि भारत की प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, शहरों से गांव तक, टेक्नोलॉजी से लेकर ट्रेडिशन तक सभी क्षेत्र समृद्ध हों। हम चाहते हैं कि भारत में वैश्विक स्तर के टेक्नोलॉजिकल और सॉफ्टवेयर इनोवेशन सेंटर विकसित हों और भारत डिजिटल एरा का नेतृत्व करे। पर हम इस दिशा में भी प्रयास करेंगे कि हमारे पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार वो भी ग्लोबल ब्रांड्स बने। हमें गर्व है कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों ने भारत को दुनिया में एक तकनीकी शक्ति के रूप में पहचान दिलाई है। उसी तरह हम चाहते हैं कि लखनऊ की पारंपरिक चिकनकारी हो, बनारस की साड़ी हो या मैसूर के प्रसिद्ध सैंडलवुड प्रोडक्ट्स हों, जो भारत की कला, परंपरा और दस्तकारी की विरासत हैं, वो भी एक वैश्विक ब्रांड बने। क्योंकि नए भारत का सपना तभी पूर्ण होगा जब कोडिंग करने वाला इंजीनियर और सुई धागा बनाने वाला कारीगर दोनों मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को गढ़ें। साथियों, जब हम विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि एक राष्ट्रीय संकल्प है, और यह एक ऐसा संकल्प है जहां हर नागरिक को लगे कि वह भारत की विकास यात्रा का भागीदार है, जहां विकास का अर्थ सिर्फ जीडीपी के आंकड़े नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए विकास और समृद्धि का अवसर हो। साथियों, भारत आज अडिग है अपने मूल्यों पर, अपने संकल्प पर और साथ ही अपने सामर्थ्य पर, और यही भावना हमें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां भारत न केवल विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं और आगामी स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और जो भी हमारे पहलगाम टेरर में जो पीड़ित परिवार थे, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बराबर हमारी सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।